चलो एकदम फ्रेश, एकदम जीरो से शुरू करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और उसके बाद हम लोग जो नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एकदम फ्रेश जीरो से शुरू करते हैं। As far as SFM examination is concerned, that is the strategic financial management. That is paper number 2 that you have. एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल कैसा होता है वो अभी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। All of you are aware that the CE Institute is smart enough that they did not have the official binding कि हम लोग एग्जामिनेशन का पेपर कैसा रखेंगे। But still looking to the past examination paper style, we can have some idea कि वो लोग एग्जामिनेशन का पेपर स्टाइल कैसा रखेंगे। तो यूजुअली कैसा होता है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ऐसा करके 6 क्वेश्चंस है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। बाकी के जो बचे 5 क्वेश्चंस, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। हर एक का वेटेज होगा 20 मार्क्स। सो 20 into 4 दैट कम्स टू 80 मार्क्स। 80 और 20 मिलाकर क्या हो जाएगा 100 मार्क्स। ऐसा करके 100 मार्क का पेपर बनता है। इन शॉर्ट 6 क्वेश्चन है, हर एक का वेटेज कितना है 20 मार्क का है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी के ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें से अपने को कोई भी 4 क्वेश्चन के आंसर अटेंड करने हैं। दिस इज व्हाट से वी हैव। ये 6 को 6 क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चन आर हैविंग द बाइफर्केशन एज ए बी एंड सी। यूजुअली पहले 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और सी वाला थियरी क्वेश्चन है। दैट इज व्हाट्स द बाइफर्केशन दैट वी हैव। पहला 2 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसका वेटेज हो सकता है 8 मार्क हर एक का, या तो हो सकता है 12 and 4, या तो हो सकता है 10 and 6। ऐसा करके पहले 2 क्वेश्चन का वेटेज कुल मिला के 16 मार्क हो जाता है। जो सी क्वेश्चन है उसका वेटेज है 4 मार्क्स का। दैट इज द थियरी क्वेश्चन। दैट इज द वे वी हैव so the 20 marks paper, that is the question for 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। लुकिंग टू दिस एग्जामिनेशन पेपर स्टाइल, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमको 5 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एंड अप्रोक्सीमेटली हर एक में एक 4 मार्क का थियरी क्वेश्चन होगा। ये जो सी क्वेश्चन है, यानी रफली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 20 नंबर का हमारा कंपलसरी थियरी लगेगा। 20 मार्क्स इज कंपलसरी थियरी दैट वी हैव, क्योंकि ये जो आखिरी क्वेश्चन है सी क्वेश्चन वो थियरी क्वेश्चन। समटाइम्स ऐसा हो सकता है और हुआ भी है वैसे, दैट से ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें सी क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन, सॉरी सी क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, या तो ये 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन में सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा हो सकता है। तो उसमें क्या होगा 16 मार्क का कंपलसरी थियरी लगेगा। बट रफली आपको ये मान के चलना है कि आपका 20 नंबर का कंपलसरी थियरी होगा 16 से 20 नंबर का। दैट इज व्हाट से वी हैव द एग्जामिनेशन पेपर स्टाइल। तो देखो मैंने आपको पेपर स्टाइल दे रखा है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 20 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। 20 मार्क्स, दैट इज द वेट इज 80 मार्क्स। 80 प्लस 20 100। मई 18 से लेके जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर का बाइफर्केशन था वो मैंने दे रखा है, प्रैक्टिकल और थियोरी का। मई 18 वाज सरप्राइजिंगली उसमें 25 मार्क का कंपलसरी थियोरी था। नवंबर 18 में सिर्फ 12 मार्क का कंपलसरी थियोरी था। उसके बाद यूजुअली 16 से 20 नंबर का होता है। ये 20 मार्क्स का
नवंबर 19 में 16 मार्क्स का, नवंबर 20 में 19 मार्क का, और जनवरी 21 में 16 मार्क्स का. दैट इज द कंपल्सरी थियरी दैट वी हैव. अभी एसएफएम में कितने चैप्टर्स है उसका डिस्कशन करते हैं. ये जो मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल में दे हैव केप्ट इन टोटल 14 chapters. फोर्टीन चैप्टर्स का हम लोग बाइफर्केशन कर सकते हैं. चार चैप्टर और 10 चैप्टर. ये जो चार चैप्टर्स है ना, ये चार चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो पूरा का पूरा थियरी है, और ये जो 10 चैप्टर है उसमें थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन. सो देयर आर 4 चैप्टर्स विच आर प्योरली थियरी चैप्टर्स, और 10 चैप्टर ऐसे जिसमें थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है. सो ओवर हियर these are the theory chapters, that is financial policy and corporate strategy, risk management, securitization, and startup finance. These are the 4 theory chapters that we have. ये जो रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है ना फ्रेंड्स, उसमें एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिर्फ एक. पर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 4 बार पूछा है. तो एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन होने के बावजूद उन्होंने 4 बार पूछा है. दैट इज व्हाट दे हैव. और ये जो 10 चैप्टर्स है ना, उसमें थियरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन है. जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोग इंटरमीडिएट में जैसे कैपिटल बजटिंग पढ़ते थे, तो कैपिटल बजटिंग में क्या होता था, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों होता था. जैसे कि अगर आपको पूछ लिया कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सप्लेन करो, जैसे कि आपको पूछ लिया एनपीवी और आईआरआर का कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन एक्सप्लेन करो, ऐसा कुछ भी वो लोग पूछ सकते हैं. सो दैट इज अ चैप्टर विच इज बेसिकली अ प्रैक्टिकल, पर उसमें से भी थियरी पूछ सकते हैं. वैसे ये 10 चैप्टर्स है, वैसे प्रैक्टिकल है, पर उसमें से भी थियरी आ सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी थियरी है ना, वो सिर्फ ये थियरी चैप्टर्स में से आता है, और जो प्रैक्टिकल होता है वो ये चैप्टर्स में से आता है यूजुअली. दिस इज व्हाट से वी हैव. बट sometimes it may happen that see, even the theory question can be asked so from these practical chapters. हम लोग जो आज शुरू करने वाले हैं ना, that we are going to start with the chapter number 9 and chapter number 10 together. ये जो 9th चैप्टर और 10th चैप्टर है ना, वो बहुत ही ओवरलैपिंग है. ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा कि मैं वो सेपरेटली नहीं करवाता हूं, मैं दोनों साथ में ही करवा देता हूं. It is foreign exchange exposure and risk management and international financial management. तो वो दोनों मैं साथ में करवा देता हूँ. 9th चैप्टर दैट इज 10th चैप्टर दोनों हम लोग साथ में ही करने वाले हैं. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या दैट इज सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. मैंने मई 2018 से लेके जनवरी 2020 तक एग्जामिनेशन में जितना भी पूछा गया है ये चैप्टर के कॉम्बिनेशन में से, वो मैंने यहाँ पे दैट इज आपको दे के रखा है. तो 16 मार्क्स, 24 मार्क्स, 24, 16, 28, 32. सो रफली वी कैन से दैट्स द 23 मार्क्स का एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. दिस इज व्हाट्स द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, दिस इज द काइंड ऑफ लाइक द ग्रेविटी दैट वी हैव ऑफ दिस सदर चैप्टर इन एग्जामिनेशन. अलग अलग जो भी कॉन्सेप्ट है उसका भी मैंने बाइफर्केशन किया है. सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 33 कॉन्सेप्ट दैट से वी हैव. कॉन्सेप्ट का बाइफर्केशन मैंने कुछ ऐसा किया है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आई एम दैट इज से हमारा जो इंटरमीडिएट का वर्किंग उससे थोड़ा रिलेट कर रहा हूं मैं. जैसे कि कैपिटल बजटिंग होता है, उसमें एनपीवी है, आईआरआर है, एनपीवी इंडेक्स है, पेबैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, एआरआर है. ऐसा करके कुछ कॉन्सेप्ट्स का बाइफर्केशन हम लोग कर सकते हैं.
कुछ वैसे यहाँ पे भी क्या किया है, 33 टोटल कॉन्सेप्ट्स हमको यहाँ पे लर्न करने हैं, सो उसका मैंने यहाँ पे आपको बाइफर्केशन दिया है, और हर एक कॉन्सेप्ट में से कितने मार्क्स का कब पूछा गया वो भी मैंने आपको दिया है, तो आपको रिवीजन में क्या थोड़ा सा आसानी रहेगा, दैट्स ए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, दैट यू विल कम टू नो। अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू फ्रेंड्स कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर है और उसके साथ साथ जो डेरिवेटिव चैप्टर है, वो दोनों बहुत ही ओवरलैपिंग होता है, in a way that say there are certain questions which you can bifurcate in the derivative also and that you can bifurcate in the forex also। तो जिस हिसाब से मैंने मेरा मटेरियल बनाया है ना, उस हिसाब से क्या बाइफर्केशन है, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्कैनर फॉर यू। So this is only for the private circulation purpose and this is only for our understanding कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो this is the importance that we have from examination point of view। So the very first and the foremost thing that we are going to discuss is that what are the learning points of the chapter। यहाँ पे हमको सबसे पहले ये डिस्कस करना है दैट से व्हाट आर द लर्निंग पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। एकदम शांति से समझिए, कुछ भी लिखना नहीं है, मैं आपको सब कुछ अच्छी तरह से लिखवाऊंगा, सब कुछ अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल से आई एम manager of a company called Reliance Industries Limited, and my company has exported goods on 1st of January। पहली जनवरी को मेरी कंपनी ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है। जो भी कंसिडरेशन मुझे मिलने वाला है दैट आई एम गोइंग टू रिसीव, लेट अस से दैट्स इन डॉलर करेंसी, on 31st of March I am going to receive the consideration of $1,000 after 3 months। now मेरी कंपनी को on 31st of March एक पेमेंट करना है। the amount which I have to pay is an amount of rupees, let us say 74,000। मुझे एक स्टैट्यूटरी पेमेंट करना है। My question to all of you is that can I rely upon this payment to be received on 31st of March for making payment of rupees 74,000? That is my question. The answer is that is correctly given by everyone that no, we cannot rely on this। क्यों? क्योंकि उस दिन का एक्सचेंज रेट क्या होगा उसके लिए आज अनसर्टेनिटी है। 3 महीने बाद का एक्सचेंज रेट क्या होगा रुपीस और डॉलर करेंसी के बीच में, उसके लिए फ्रॉम 1st of January पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज एन अनसर्टेनिटी। अगर एक्सचेंज रेट 74 रुपीस से ज्यादा हुआ देन इन दैट केस देयर इज नो इश्यू, वी विल बी एबल टू मेक द पेमेंट आउट ऑफ द प्रोसीड्स दैट वी हैव। पर ऐसा हो सकता है दैट से उस दिन का एक्सचेंज रेट 74 रुपीस से कम हो, then in that case so this $1,000 will not be sufficient for making payment of that 74,000 rupees। तो जब भी मैं एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन करता हूं, लिसन केयरफुली नाउ, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स आ रहा है। जब भी मैं एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन करता हूं एंड आई एम गोइंग टू रिसीव द कंसिडरेशन इन फॉरेन करेंसी in future, then in that case so the amount of the consideration which I am going to receive उसका मेरा डोमेस्टिक वैल्यू क्या होगा उसके लिए एक रिस्क रहता है। वो डोमेस्टिक का वैल्यू से मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये जो रिस्क है ना दैट इज कंसिडर्ड टू बी द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। Dear students, say there are certain tools which are available in the market, जिसका नाम कुछ ऐसा है, टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूं अभी आपको, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसका नाम है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट,
money market hedge transactions, currency swap. ऐसा करके इससे कुछ सदा फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन है कि जिससे आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंटली यू कैन कन्वर्ट दिस रिस्क इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये जो आपको फॉरेन करेंसी का रिस्क है ना, उसको आप टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है कि आप उसको हेज कर सकते हो। सो हाउ कैन यू डू द हेजिंग, दैट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर। ये मैंने आपको बताया दैट से एक कंपनी के जिन्होंने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, जैसे मैंने आपको एक्सपोर्ट का बताया वैसा का वैसा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं इंपोर्ट के लिए। सपोज कि गुड्स मैंने इंपोर्ट किया है एंड आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट से इन फॉरेन करेंसी। तो जो मुझे फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है से उसके लिए अगेन देयर इज अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी दैट आई हैव। अनसर्टेनिटी क्या रहेगा, दैट से इन फ्यूचर फॉरेन करेंसी और मेरी करेंसी के बीच में एक्सचेंज रेट क्या होगा। Suppose I have say made purchase and I have to make the payment in UK pound. तो जो पाउंड करेंसी है अगर वो एप्रिशिएट होता है देन इन दैट केस एज एन इंडियन कंपनी मुझे लॉस होगा। इन दैट केस हाउ कैन आई कवर अप द सिचुएशन, हाउ कैन आई दैट इज से क्रिएट सच अ सिचुएशन वेर इन कि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन अगर मेरे एडवर्स होता है इवन इन दैट केस आई एम नॉट अफेक्टेड। और उसके लिए हम लोग कुछ ट्रांजैक्शन समझने वाले हैं एंड दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कंसीडर्ड टू बी द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। थर्ड, हमने एक सिंपल चैप्टर समझा है कैपिटल बजटिंग का एट अवर आईपीसीसी लेवल, जिससे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई हमको ऐसा डिसाइड करना है कि भाई क्या एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करे या नहीं करे। वी अंडरस्टैंड दैट से क्या हमको हमारा बिजनेस एक्सपांड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लाइक दैट से देयर आर सर्टेन डिसीजंस दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू टेक। ये जो सारे डिसीजंस हम लोग लेते हैं वो सारे डिसीजंस में वी अंडरस्टैंड दैट से देयर इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ द कैश फ्लोज एंड डिस्काउंटिंग। नाउ you think about say an Indian company, let us say that it is going to take up a project in Australia. Then in that case what you are required to do, you are required to make the estimation of the cash flows over there in Australian dollar currency. उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, apart from the simple discounting you are required to take into account so the exchange rate fluctuation। जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होगा उसका भी इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट के एनपीवी के ऊपर। तो हाउ टू मेक द एस्टिमेशन अबाउट द एक्सचेंज रेट विच इज गोइंग टू प्रिवेल ओवर द लॉन्ग टाइम पीरियड, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग लाइक छोटे मोटे टाइम पीरियड के थोड़ी लेंगे, 5 साल के लिए लेंगे, 10 साल के लिए लेंगे, 15 साल के लिए लेंगे एंड इवन इट कैन बी फॉर मोर टाइम पीरियड। then in that case say how you can make the estimation about the exchange rate, और उसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं समथिंग लाइक कॉल्ड टेक्निकली इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। वी आर गोइंग टू लर्न से समथिंग लाइक कॉल्ड परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरम। ऐसा करके हम लोग से कुछ थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं with which we will be able to do so the projection of the exchange rates. This is what say we are going to have some understanding over here. Next, जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स आपको that say number of times it may happen that say there are certain situations which are prevailing in the market in such a way so that say like forward market है, money market है, उसका क्या हमको फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो हमको डिसाइड करना है इन अ वे दैट से द सिंपल। यहाँ पे हम लोग कैश मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी लर्न करने वाले हैं। हाउ द कैश मैनेजमेंट क्वेश्चंस, आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स लाइक दिस। सपोज ऑन 1st of January you have imported goods
and so the consideration is due on 31st of March. The amount that you have to pay to the supplier is $1 lakh. Now your supplier is giving an offer of discount to you, that if at all you make the payment right now, then in that case we will offer you 2% cash discount. तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, से नॉट ओनली द डिस्काउंट इज से एन एडवांटेज दैट से यू आर गोइंग टू गेट फॉर मेकिंग अर्ली पेमेंट, बट एट द सेम टाइम you have to see what is the rate of interest which is prevailing in India, what is say the exchange rate fluctuation say between rupees and dollar currency, and based on that also we are going to take a decision that say whether it is advisable to make the payment right now or we should delay the payment say by 3 months. In a way that say we are going to have understanding over here of certain decision making with respect to the cash management. We will be provided with a situation like this key, for example, that say there is an Indian company, say let us say that it is having say the subsidiaries in US and UK. There is a surplus funds available in UK, there is a shortage of the funds in United States and in India. तो ये सरप्लस फंड्स का हमको क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, या तो फिर ये सरप्लस फंड्स को वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए और यहाँ पे जो भी शॉर्टफॉल है उसके लिए हमको लोकल अरेंजमेंट करना चाहिए. दैट ऑल्सो काइंड ऑफ कैश मैनेजमेंट क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू लर्न. But the most importantly we are going to learn say the concept of the hedging. We are going to learn the concept with respect to the decision making with respect to say overseas project. वो हम लोग यहाँ पे लर्न करने वाले हैं. Yeah, from examination point of view you can see that say the maximum marks is capital budgeting with foreign exchange risk management. तो ये सेगमेंट में से मैक्सिमम पूछा जाता है wherein we are required to take the decision, that is we are required to take the decision whether to undertake a project in overseas country or not. This is what say we are going to understand. And of course so there are a number of more things to learn about say the foreign exchange risk management. Gradually हम लोग ये सब चीज लर्न करने वाले हैं and we are going to have understanding of them say slowly and gradually say further we are going to understand. Friends, over here we are going to learn initially we are going to learn something like which is given a name as spot exchange rate. Then we are going to learn something about the forward exchange rate. आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ सारा कुछ. Then we are going to learn something like which is given a name as buying rate. Then we are going to learn something called selling rate. ऐसा करके हम लोग इनिशियली लाइक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्वैप रेट, स्वैप पॉइंट्स, फॉरवर्ड पॉइंट्स. इनिशियली वी आर जस्ट गोइंग टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग से ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट में कैसे टर्मिनोलॉजी यूज होता है. दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इनिशियली and then later on we are going to understand some questions with respect to the decision making. This is what we have. Before proceeding further, I would like to tell one important thing to all of you. देखो आपको पता है कि मैंने आपको होमवर्क में मैंने आपको क्या क्या क्रॉस रेफरेंसेस दिया होता है. One I provide you management, accounting, financial analysis. Then strategic financial management old syllabus, strategic financial management new syllabus, उसका रिविजनरी टेस्ट पेपर, उसका एग्जामिनेशन की सजेशन, और इसके अलावा I provide you additionally the cross reference of the study material homework question. I try to make sure that I eliminate the common homework questions. I try to do so. However, number of times I fail to do so. Just correct me if at all you find such kind of overlapping. तो देखो 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। मैंने आपको 7 चीज दिया होमवर्क में। Looking to the time scarcity that you may be having, you may not be doing all the homework questions, but at least मेरा सजेशन ये है कि आप स्टडी मटेरियल के होमवर्क क्वेश्चंस, एसएफएम न्यू का सजेस्टेड और एसएफएम न्यू का आरटीपी, इन तीनों में बार्गेनिंग मत कीजिए। When you see that the connected homework question is consisting of one of the three, तो एटलीस्ट उतना होमवर्क आप लोग कीजिएगा, ऐसा मेरा मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। चलो, let us heading for an exchange risk management. In the letter first point, wherever a company is dealing in export or import, and it is going to receive or pay in foreign currency at a future date, comma, it will be exposed to foreign exchange fluctuation. Full stop. Second point, for this type of company, comma, we are going to learn certain derivative transactions in the pattern A, forward contract, B, futures contract, C, option contract, D, swap transaction, E,
foreign currency swap transaction, comma, with paragraph head down, and other such transactions. Third point, whenever a company is undertaking a project outside its own country, comma, in that case, it is required to make sure that project has sufficient cash flows to fulfill investment and at the same time exchange rate fluctuation is also taken care of. Full stop. For that, we are going to learn purchasing power parity theorem and interest rate parity theorem. Fourth point, initially we are going to learn different types of exchange rate. Full stop. With paragraph written down.
Further, we are going to cover cash management, along with foreign exchange, risk management. Full stop. Let us see our next question. Starting with the very initial basic and simple questions, and with that, so gradually we will develop the concepts. Spot exchange rate is 70 rupees per dollar. Mr. X has $80. How much rupees he can get for $80 that he has? So here it is a very simple question. The question is providing the information that say Mr. X wants to exchange the dollar into rupees. So friends, in a technical language, it is considered like this. So here the question is providing that say Mr. X is having such a dollar currency and he wants to convert that into rupee currency. So basically it is considered like this, that Mr. X is entering in following transaction. It is sell of dollar and purchase of rupees. That is, conversion of the dollar into rupees is written in a technical language as sell of dollar and that is purchase of rupees. How much dollar that he has? He has $80. So this $80 is going to be converted into how much rupees? That is a question. The exchange rate is provided to us as 70 rupees per dollar. So rupees and dollar. $1 is equal to 70 rupees. Mr. X has $80. So it is equal to this amount of rupees. So we understand it is 70 into 80 divided by 1. That comes to rupees 5,600. That is the way we are required to make the calculation of answer.